चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के साथ हमारी 132वीं वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण और सेंसिटिव विषय है जिस पर हम बात करने वाले हैं। पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012, यानी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। इस अधिनियम में 2013, 2016, 2019 और 2020 में लगातार संशोधन किए गए हैं और इन संशोधनों के माध्यम से इस अधिनियम को और प्रभावी बनाया जाता रहा है। 16 दिसंबर 2012 का दिन इतिहास में काले दिन के रूप में अर्जित है। दिल्ली की एक घटना होती है जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है उस घटना के अंदर। उसी परिप्रेक्ष्य में 22 दिसंबर 2012 को केंद्र सरकार ने माननीय JS वर्मा साहब की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। उनके रिकमेंडेशन के आधार पर इस एक्ट की आधारशिला रखी गई, इस एक्ट की बुनियाद रखी गई। कालांतर में चल के इस एक्ट में संशोधन होते चले गए और संशोधन इसलिए होते चले गए कि इन संशोधनों के माध्यम से हम इस एक्ट को और प्रभावी बना सके, ताकि कोई भी व्यक्ति जो अपराध करता है इस एक्ट के अंतर्गत वो बच न सके। 2018 में 12 वर्ष से कम आयु की स्त्रियों पर बलात्संग अपराध के दोषियों को 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान इसमें जोड़े गए। 2018 में 16 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के साथ बलात्संग अपराध के दंड में बढ़ोतरी की गई। इसमें कम से कम 7 वर्ष से लेकर 10 वर्ष का कारावास किया गया। उसके बाद 376 ग में 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के लिए जो सजा दी गई थी उसमें भी संशोधन किए गए। इस प्रकार यह एक्ट हमारे सामने जो आज जिस परिप्रेक्ष्य में है, जिस रूप में हमारे सामने है, इसमें कुल 9 अध्याय हैं, 46 धाराएं, 3 नियम, 13 नियम और 2 प्रारूप हैं। आज जिस एक्ट को हम देख रहे हैं उसमें 9 अध्याय, 46 धाराएं, 13 नियम और 2 प्रारूप हैं। सेक्शन 1 प्रारंभिक है, प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस की बात की गई है। सेक्शन 2 में ABCDE बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, उसको पूरी डिटेल्ड में परिभाषित किया गया है, उसके प्रोविजंस दिए गए हैं। 2A में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड देयर आफ्टर पनिशमेंट देयर आफ्टर। 2B में एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस एंड पनिशमेंट। 2C सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट। 2D एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट। 2E सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट देयर आफ्टर। सेक्शन 3 में अध्याय 3 में बालक का पोर्नोग्राफी, यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पज एंड पनिशमेंट, किसी भी तरह से बालक को अश्लील सामग्री के रूप में उसका उपयोग, उसके चित्र प्रदर्शित करना या उसकी वीडियो बनाना, इसको डिफाइन किया गया है। 4 में अबेंडमेंट एंड अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, यही एक एक्ट ऐसा है जिसमें अटेम्प्ट ऑफ क्राइम को लेकर के भी प्रोविजंस दिए गए हैं कि अगर अपराध कारित करने का भी प्रयास किया जाता है तो उसके लिए भी दंड है, अध्याय 4 के अंदर। रिपोर्टिंग ऑफ केसेस को अध्याय 5 में दिया गया है। प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट अध्याय 6 में दिया गया है, धारा 24 से लेकर 27 तक। स्पेशल कोर्ट का प्रोविजन किया गया है 28 से लेकर 32 के अंतर्गत अध्याय 7 में। प्रोसीजर्स एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट, इसमें स्पेशल कोर्ट की प्रक्रिया के साथ साथ उसके क्या अधिकार हैं, वो किस प्रकार काम करेगा, अध्याय 8 में सेक्शन 33 से 38 तक दिया गया है। और अध्याय 9 में मिसलेनियस दिया गया है। जो नियम अभी आए हैं उन नियमों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई है जिसमें बाल कल्याण समितियों की भूमिका है, सपोर्ट पर्सन की भूमिका। तो पॉक्सो के संबंधित मामले में बालकों का जो कथन है धारा 24 और 25 में दिया गया है। और 25 में जो दिया गया है, तो जब वो कहते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ अ स्टेटमेंट बाय अ मजिस्ट्रेट, द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड इज बीइंग रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 ऑफ द CRPC. Magistrate recording such statements said notwithstanding anything contained therein, record the statement as spoken by the child. तो as spoken by the child की जब हम बात करते हैं तो जो बच्चा कहता है, जैसा कहता है, उसी के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन उस बच्चे की रिकॉर्ड को, बच्चे की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए कितनी सेंसिटिविटी की आवश्यकता है और उसके लिए कोर्ट क्या कर सकता है, हम कितने सेंसिटिव होकर के इस बारे में काम करते हैं जिससे कि बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते समय उसको कभी भी कोई दिक्कत ना हो। इन सारी चीजों के लिए कोर्ट के क्या जजमेंट्स हैं और हम कोर्ट के निर्णयों के बारे में अगर हम बात करें तो बाल कल्याण समितियों की क्या भूमिका होती है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जब एक सपोर्ट पर्सन नियुक्त करती है
तो उसको क्या क्या देखना चाहिए सपोर्ट पर्सन में, और सपोर्ट पर्सन की भूमिका क्या होती है, किस प्रकार सपोर्ट पर्सन हर स्टेज में बालक को प्रोटेक्ट करता है, बालक के अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है, और ये इंश्योर करता है कि ये पूरी जो प्रक्रिया है वो एक सेंसिटिव तरीके से चले। तो सेंसिटिव बनाने के लिए इस प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, और इसके लेकर के आज के डेट में, आज के परिदृश्य में कोर्ट्स के क्या कहने हैं, कोर्ट इस बारे में क्या समझता है, इससे संबंधित निर्णयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर एडवोकेट नवीन कुमार सैलाब। लगभग 16 वर्षों का अनुभव है सर का जुडिशरी से और वकालत से। LLM फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, LLB लॉयड कॉलेज नोएडा, मास्टर हिस्ट्री फ्रॉम HP हिमाचल यूनिवर्सिटी से करने के बाद सर लाइसेंस टू प्रैक्टिस एनीवेयर इन इंडिया, कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं हिंदुस्तान की। लगभग 12 वर्षों से अधिक का अनुभव आपका MNCs में काम करने का रहा है, और अभी आप करेंटली दिल्ली हाई कोर्ट में अटॉर्नी बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट आप करेंटली आप सर्विसेज दे रहे हैं। अमेरिकन एम्बेसी स्कूल में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। इतना बड़ा अनुभव है सर का, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं कि इस विषय को लेकर जुडिशरी का क्या कहना है, लेटेस्ट जजमेंट क्या है उनके, उस पर अपनी बात रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं नवीन सर को। ओवर टू यू सर। धन्यवाद कृपा शंकर जी। मैं सबसे पहले इस समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूं, और मैं प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं आदरणीय कृपा शंकर जी को, जिन्होंने पुनः मुझे इस समृद्ध मंच पर आने का सौभाग्य प्राप्त दिया। और दूसरी जो बड़ी बात है, जैसे कृपा शंकर जी ने कहा, तो मुझे ये मौका मिला कि मैं समृद्ध मंच से कुछ सीख कर जाऊं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जितने भी लोग इस पैनल में हैं या अभी जुड़े हुए हैं, वो मुझसे कहीं ज्यादा अनुभव रखते हैं, और उनका जो ज्ञान है उनसे असीम और अपार है। तो मेरी ये मंशा इस मंच से जुड़ने की, आज के वेबिनार में जुड़ने की यही थी कि मैं आपसे कुछ सीख कर जाऊं। तो जैसा कि कृपा शंकर जी ने बताया कि आज का जो विषय है वो पॉस्को एक्ट से संबंधित है, और पॉस्को एक्ट में जो चाइल्ड के प्रति अपराध है उसके प्रति हम बात करेंगे। जैसा कृपा शंकर जी ने आरंभ में कहा कि जब रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट है एक बच्चे की, या जब कोई अपराध उस बच्चे के साथ हो जाता है, तो जो सबसे पहला काम अगर इस एक्ट के माध्यम से किया जाता है, तो वो ये निर्धारित किया जाता है कि इस जो अपराध हुआ है किसी बच्चे के साथ, वो क्या है, उसका रूप क्या है, वो कैसा है, कब हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ। तो जो उसकी स्टेटमेंट है वो बहुत मायने रखती है, और जो स्टेटमेंट है किसी भी अपराध की, और जब वो अपराध न्यायालय के समक्ष आता है, तो न्यायालय के समक्ष वो उसे स्टेटमेंट, जिसको हम CRPC सेक्शन 164 में कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट के रूप में परिभाषित करते हैं, उसके बारे में बात करें। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आप लोगों के सामने ये प्रश्न रखना चाहता हूं, या इस बात से अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं कि बच्चों के प्रति जो अपराध है उसको समझने के लिए, या उसको परिभाषित करने के लिए, या उसको डील करने के लिए जो भी संस्थाएं या स्टेक होल्डर हैं, उन्हें यह समझना आवश्यक है कि बच्चे का मानसिक परिवेश क्या है और बच्चा अपने आप में क्या है। तो अगर मैं एक शब्द में उसको सीमित करूं या बांधूं, तो मैं कहूंगा कि बच्चा जो है वो मासूम है, और बच्चे का जो मानसिक परिवेश है वो मासूमियत है। हम भले कानून की बात करें, हम भले कानून से बंधे हों और कानून की परिभाषा को ही समझे, और कानून भी अपना काम अपनी परिभाषा के हिसाब से करे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों के साथ हो रहे अपराध को लीगल जगह में बांधकर उस अपराध की अनदेखी कर दें। शायद इस मंच से जुड़े हुए कुछ लोग हाल ही के कुछ निर्णयों को याद करेंगे, जब हम स्किन टू स्किन की बात करते हैं, या हम पॉस्को एक्ट के अंदर किसी एक्ट को शामिल ना करके उसे सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में ले जाते हैं, और अपराधी को ये मौका दे देते हैं कि वो इस पॉस्को एक्ट की परिधि से बाहर निकल जाए और वो दूसरे एक्ट में चला जाए। मुझे लगता है कि ये जो हम करते हैं वो एक निश्चित रूप से बच्चों के साथ
हुए इस दुर्व्यवहार को और बढ़ाने जैसा है। तो मैं न्याय निर्णय से पहले जो अभी हाल ही में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ और एक बहुत अच्छा जो बात हुई और जुडिशरी का जो एक सकारात्मक रूप से चेहरा नजर आया, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। तो हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, नेशनल एनुअल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन, जो विषय था उसका नेशनल एनुअल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन। मतलब ये कि राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी लोग जो चाइल्ड को प्रोटेक्शन करने के लिए एक स्टेक के रूप में नजर आते हैं, उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई। और इस जो कॉन्फ्रेंस थी, ये इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया गया ऑनरेबल मिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट DY चंद्रचूड़ साहब, और उन्होंने बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण बात कहते हुए इस कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट करा। और उन्होंने कहा अपने की नोट स्पीच में कि जजेस मस्ट रिमेंबर दैट children may use different vocabulary for sex abuse, जो एक बहुत बड़ी बात है। अक्सर हम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में हैं या JJ बोर्ड में, तो हम ये देखते हैं कि जब हम बच्चों से जुड़े अपराध की बात करते हैं, तो जो डिफेंस के काउंसिल है वो इस बात में उलझा देते हैं या इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जो 164 के बयान है वो बच्चों के साथ जो अपराध हुआ है उसको कोलैबोरेट नहीं करते या उसको सेटिस्फाई नहीं करते, और जो बच्चे ने स्टेटमेंट दी है वो हिसाब से ठीक नहीं बैठती। तो अगर आप इस की नोट की महत्वपूर्ण बातों को देखें, तो ये एक तरह से डायरेक्शंस दी गई है जुडिशरी को बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि आप ये समझें कि बच्चा जो है वो सेक्सुअल ऑफेंस को सेक्सुअल ऑफेंस की तरह या उस भाषा में नहीं समझता, वो अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को एक दुर्व्यवहार की तरह समझता है, और हमें भी कानूनी जो शब्दों का जंजाल है उसमें नहीं पड़ना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि चिल्ड्रन आर दी वॉइसलेस विक्टिम इन दिस अर्थ, मतलब कि जो बच्चे हैं वो मूक जो है विक्टिम है किसी भी ऑफेंस के, उनके साथ कोई फिजिकल ऑफेंस रहा हो, इमोशनल ऑफेंस रहा हो, सेक्सुअल ऑफेंस रहा हो, तो हमारे को उनको एक वॉइसलेस विक्टिम की तरह ट्रीट करना चाहिए। दूसरी बड़ी बात जो इस कॉन्फ्रेंस में कही गई वो ये थी, द इनैक्टमेंट ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट इन 2012 was a waterhead movement in the history of the child right in India, because it's finally provided a special mechanism for the adjudication of the sexual crime concerning children while prioritizing the best interest of the child. तो जिस तरह से हम बात करते हैं, अक्सर हम लोग चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में बात करते हैं कि हम फंस जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया इस बात को लेकर कि किसी भी स्टेक होल्डर का जो पहला आधार है वो आधार है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि जब भी किसी चाइल्ड के साथ कोई ऑफेंस होता है तो वो ऑफेंस क्यों होता है। मुझे जो लगता है उस ऑफेंस के दो कारण हैं, जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। पहला जो सबसे बड़ा कारण है वो है कल्चरल साइलेंस, मतलब हमारा जो कल्चर, हमारा परिवेश है, जिस माहौल से हम आते हैं उसकी चुप्पी, यानी मौन की संस्कृति को हम जी रहे हैं। और दूसरा जो मुख्य कारण है वो है सामाजिक कलंक की रूढ़िवादी का। इन दोनों वजह से जो बच्चों के साथ अपराध हो रहे हैं और उनके साथ जो 164 के बयान लिखने के बाद जो होता है वो बड़ा एक गंभीर मुद्दा है हमारे समाज में। जैसे कृपा चंद जी ने अक्सर अपने वेबिनार में कहा है कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि जो अपराध है वो केवल बालिकाओं का ही यौन शोषण होता है, इसके अलावा किसी का नहीं। ये भी एक बड़ा कारण है जो हम 164 के बयान की तरफ जब आते हैं या न्याय निर्णयों की तरफ जब आते हैं तो उसमें बड़ा बाधा नजर आती है। और दूसरा एक बाधा जो नजर आती है वो ये नजर आती है कि जो अपराधी है
वो अपराधी एक अजनबी ही हो सकता है, कोई हमारा अपना बंदा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी किसी बच्चे के साथ यौन अपराध होते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि उसके साथ कोई अजनबी करे, उसके साथ कोई घर वाला भी कर सकता है। अब बात आई बच्चों के साथ यौन अपराध तो हो गए। अब अगर आप पॉक्सो एक्ट क्या धारा 19 देखें तो उसमें लिखा है कि रिपोर्टिंग ऑफ द ऑफेंस, कि रिपोर्टिंग ऑफ द ऑफेंस कैसे होगा। और जब रिपोर्टिंग ऑफ द ऑफेंस हो जाता है तो उसके बाद 164 के स्टेटमेंट जो सीआरपीसी की मैंडेटरी प्रोविजंस में से है वो कैसे किए जाएंगे। तो रिपोर्टिंग ऑफ द ऑफेंस होने के बाद कि मतलब या तो उसके साथ कोई अपराध हो गया है या होना वाला है या उसे खुद मालूम है या किसी और को मालूम है, तो वो संज्ञान में लाए स्पेशल पुलिस यूनिट की या उसके लिए जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, और उसके बाद वो संज्ञान ले और आगे की कार्रवाई करे। इस संबंध में अगर आप देखें तो मैं शुरू करना चाहूंगा अपने वक्तव्य को जो एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट आया था, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस शिवन्ना। ये 2014 का जजमेंट था और इस जजमेंट के अंदर जो स्टेट ऑफ कर्नाटका या कर्नाटका हाईकोर्ट ने बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट कही कि हम अक्सर ये सोचते हैं, जैसे अभी कृपा शंकर जी ने भी कहा कि 164 के बयान मैंडेटरी है या ऐसे लीगल पर्सन या लीगल फैकल्टी या और दूसरे लोग, हम जब भी अपराध होता है तो हम सबसे पहले ये कहते हैं 164 के बयान हुए थे क्या, 164 के बयान में आपने क्या कहा, क्या 164 का बयान जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई या कुछ और हुआ उससे कोलैबोरेट करते हैं क्या, और अगर करते हैं तभी वो अपराध को संज्ञेय अपराध की तरफ ले जाते हैं या अपराध को अपराधी को सजा दिलाने की तरफ ले जाते हैं। अगर 164 के बयान में कुछ रह गया या कुछ नहीं कहा या कोलैबोरेट नहीं हुआ तो डिफेंस इसका फायदा उठाता है। इसी बात को ध्यान में रखकर 2014 में स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस शिवन्ना जो जजमेंट था उसके अंदर कर्नाटका हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि पॉक्सो एक्ट 2012 डज नॉट रिक्वायर रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी स्टेटमेंट मेड अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी इवन इन द क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013। अगर आप देखें तो 164 का बयान किसी भी अपराध की पृष्ठभूमि में बहुत महत्वपूर्ण और फाउंडेशन का काम करता है, पर यह जरूरी नहीं है कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई हो गया तो उसके 164 के बयान कराए ही जाए। हालांकि अगर आप क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट यानी सीआरपीसी 2013 के अमेंडमेंट देखें तो उसके अंदर बड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया कि स्टेटमेंट ऑफ ए विक्टिम अंडर सेक्शन 354, 354A, 354B, C, D, 76(1), 76(2), 76A, 76B, C, D, E, इवन 506 में भी जो है वो 164 के बयान मैंडेटरी है। और जो सेक्शन 164 सबसेक्शन 5A और सबसेक्शन A है वो भी इस बात की ओर इशारा करता है कि जैसे ही अपराध हुआ पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो रिकॉर्ड कराए। पर मैं आपको ये यहाँ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आप इस विषय में बिल्कुल भी ना उलझे कि अगर 164 के बयान नहीं हुए जैसे कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा तो वो व्यक्ति अपने सजा का हकदार नहीं होगा। नहीं, इसी तरह इस बात को जो अभी रिसेंटली एक हफ्ते पहले ही एक इन दी हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल मद्रास का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आया है, उस निर्णय के अंदर भी 164 के बयान की जो पृष्ठभूमि थी वो नजर आती है। तो मैं अगर आपको इसके कुछ फैक्ट बताऊं तो आपको समझ में आएगा कि ये हमारे जुडिशरी या जुडिशियल सिस्टम जो बच्चों के प्रति अपराध होते हैं उसको डील करने में और अपराधी को सजा दिलाने के लिए किस तरह से सोचता है या क्या समझता है जब अपराधी को हम सजा देते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट मोटिव जो है वो बच्चों के प्रति अपराध को रोकना है। इसीलिए अगर आप देखें तो इस एक्ट का जो नाम रखा गया वो भी रखा गया प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, यानी बच्चों के प्रति सेक्सुअल अपराध को रोकना। तो इस केस के अंदर एक 6 साल का बच्चा था, वो बाहर टेंपल के पास खेल रहा था, उसके साथ एक दुर्व्यवहार किया गया, उसे ट्रॉफी का लालच दिया गया, उसका दुर्व्यवहार करा गया। वो
चुपचाप आया और आके अपने कमरे में सो गया। जब उसकी माँ ने देखा तो उसे उसका जो शरीर था वो बहुत तपता हुआ और गर्म नजर आया। तो उसने जब उसकी गहन रूप से परीक्षण करा तो उसे समझ में आया कि अरे इसके साथ को किसी ने सेक्सुअल असॉल्ट कराया। फिर उसने रिपोर्ट लिखवाई तो वो 15 दिन बाद 20 दिन बाद वो रिपोर्ट लिखी और पता चला। तो जब निर्णय के ऊपर ये केस आया और जो बहस हुई तो डिफेंस काउंसिल का सबसे पहला जो आर्गुमेंट था वो आर्गुमेंट ये था कि एक 6 साल के बच्चे ने जो अपनी स्टेटमेंट में कहा है वो जो एफआईआर में लिखा गया है वो उससे मैच नहीं करता। इसीलिए जो उसकी माँ है बच्चे की, उसने दुर्व्यवहार से मेरे साथ अपने जो एग्रेसिवनेस है उसे निकालने के लिए एफआईआर कराई। परंतु जो जज साहब थे उन्होंने इसमें बहुत अच्छी बात करी उस व्यक्ति को सजा देते हुए और ये कहा और रिवीजन को अपहेल्ड करते हुए कि द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू डील विद अटमोस्ट सेंसिटिविटी, कि बच्चों के साथ अगर कोई अपराध हो रहा है और 164 की जब हम बात करते हैं तो हम एटमोस्ट सेंसिटिव बड़ी बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ उसे डील करें। और जब भी हम 164 की बात करते हैं तो हम माइनर कॉन्ट्राडिक्शंस और इनसिग्निफिकेंट जो डिस्क्रिपेंसीज होती है कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने सही नहीं कहा, बच्चे ने जो कहा वो समझ नहीं आया उसे या वो कुछ और कह रहा है, इस बात को ध्यान में ना रखें। और उसके बाद कहा कि जब भी आप 164 के अंदर कोई बयान रजिस्टर करें या किसी बच्चे के साथ पॉक्सो एक्ट का जो सेक्शन 29 है उसको ध्यान में रखें। अगर आप सेक्शन 29 पॉक्सो एक्ट देखेंगे तो वो इस प्रिजम्पशन को डील करता है कि जब भी किसी बच्चे के साथ कोई अपराध हुआ है तो इसका मतलब है कि वो अगर बच्चा किसी अपराध को कह रहा है तो ये माना जाएगा कि उस बच्चे के साथ वो अपराध हुआ है और उस अपराध को ना साबित करने की जो जरूरत है वो जो अपराधी है उसको है। यानी जो बर्डन ऑफ प्रूफ है उस अपराध को साबित करने का वो प्रोसिक्यूशन नहीं है। हालांकि क्रिमिनल लॉ ये कहता है कि जो केस फाइल करेगा उसे ही अपने केस को साबित करना पड़ेगा, पर सेक्शन 29 ऑफ पॉक्सो एक्ट ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। भले वो 164 के बयान दे रहा है पर ये ड्यूटी प्रोसिक्यूशन की नहीं है, क्योंकि प्रिजम्पशन ये है कि बच्चा जो है वो इस बात को साबित नहीं करेगा, उसके बयान इस बात को कोलैबोरेट नहीं करेंगे, पर ये ड्यूटी जो है वो एक्यूज की है और एक्यूज ही ये माना जाएगा कि उसने ऐसा करा है, क्योंकि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। ये इस जजमेंट के अंदर भी कहा गया। इसी तरह अगर आप देखें तो एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट जो थी इसी केस के ऊपर, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की थी। वो थी स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह। इस जजमेंट के अंदर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन 29 की प्रिजम्पशन और 164 की बयान की बात करते हुए ये कहा कि जब भी कोर्ट बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की बात को डील करेगा तो ये मानेगा, और शब्द यूज करा कि शैल प्रिज्यूम द अक्यूज्ड टू गिल्टी, मतलब और किसी चीज की गुंजाइश नहीं है कि अगर बच्चे ने कहा कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है और इस व्यक्ति ने कराया तो कोर्ट इस बात को मानने के लिए बाध्य है लीगली रूप से कि हाँ ये अपराध उसी व्यक्ति ने किया है जिस व्यक्ति की ओर बच्चे ने इशारा करा है। इसी तरह अगर आप देखें तो अभी हाल ही में 2022 नवंबर या दिसंबर में एक जजमेंट आई है ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट की, निहार रंजीत भाई वार्ड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। उस स्टेट के अंदर भी इसी तरह की एक बात आई थी और ये बात बड़ी सेंसिटिविटी थी कि वो बच्चा एक स्कूल में पढ़ता था और उसकी टीचर ने उसको चाकू की नोक
रखकर उसके साथ दुर्व्यवहार करा। और दुर्व्यवहार करने के बाद 164 के बयान की जब बात आई तो वो बच्चा सही से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया 164 के बयान के अंदर। और जो अक्यूज था वो जब बेल के लिए गया तो इसी बात को उठाते हुए उसने कहा कि 164 के बयान फाउंडेशन ऑफ जो है वो क्रिमिनोलॉजी है। ये फाउंडेशन क्या है कि आप जो कह रहे हो वो बात सही है और इसके बयान जो है इस तथ्य से मेल नहीं खाते, तो मुझे बेल दे देनी चाहिए। पर मैं शुक्रगुजार हूँ स्टेट ऑफ गुजरात का और उनके इतने सुंदर निर्णय था। उन्होंने जब अपना निर्णय लिखना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहला जो शब्द अपने निर्णय में लिखा, उन्होंने लिखा कि गुरूर ब्रह्मा गुरूर विष्णु। इस संस्कृत के श्लोक से उन्होंने लिखा और बाद में उन्होंने कहा कि अगर गुरु ही इस तरह के काम करेगा तो हमारा जो समाज का ढांचा है वो ढह जाएगा। और हमें इस बात को मानना चाहिए कि 164 बयान जो है वो किसी बात की आधारशिला बिल्कुल हो सकते हैं, पर वो निश्चित रूप से उसी बातों के हैं ये नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम ये मानते हैं कि क्राइम लाइक दिस पर्सन who has under the authority of trust, then what will happen। और दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही कि अगर बच्चों के साथ हो रहे अपराध को हम ऐसे ही डील करते जाएंगे तो उस बच्चे की मन स्थिति पे या मनोदशा पे क्या असर पड़ेगा, वो अपने आने वाली जिंदगी में इसे कैसे आगे लेके जाएगा। और हमें लगता है कि शायद वो अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को सकारात्मक रूप से ना लेकर नकारात्मक रूप से ले जाएगा और ये हमारे लिए एक बड़ा शर्म का विषय होगा। तो मुझे लगता है ये 2, 3, 4 निर्णय जो मैंने 164 के बयान पे आपको बताए वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। जैसा कि पिछली बार कृपा शंकर जी ने कहा था कि हम इस मंच की जो संख्या है उसे बढ़ाएं और हम इस मंच में लोगों को जोड़ें। तो मैंने जो आज इतने सारा पढ़ा या बहुत सारे निर्णयों पे मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता था, पर मुझे लगता है कि इस मंच की समृद्धता को और बढ़ाने के लिए मेरे जो साथी एडवोकेट, मेरे जो जूनियर एडवोकेट हैं, वो लोग ने जो अभी मैंने उन्हें निर्णय बताए थे, उन्होंने उस निर्णय को पढ़ा तो वो क्या विचार रखते हैं और वो नए निर्णयों पे क्या आपके साथ शेयर करेंगे, मैं आपको उनके साथ भी इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। तो मेरे पहले जो जूनियर हैं वो है वसीम अहमद। वो मेरे साथ जो है जूनियर भी है, मेरे साथ जाते हैं और एक वरिष्ठ और विद्वान अधिवक्ता है। वो भी जो है बच्चों के विषय में बहुत सारे जो विषय है उन्हें उठाते रखते हैं मेरे साथ। और मेरे साथ मेरी दूसरी जूनियर है पूनम शेलार जी, वो भी आपके सामने कुछ न्याय निर्णयों की चर्चा करेंगे और अंत में मैं आपके साथ दोबारा से उन न्याय निर्णयों पे चर्चा करूंगा और आपके सवालों कुछ होंगे तो उनका जवाब दूंगा। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले वसीम अहमद जो है वो अपनी बात रखें और वो बताए कि उन्होंने किस निर्णय पे न्याय निर्णय पे चर्चा करना चाहते हैं। नमस्कार सभी साथियों को जो इस सम्मानित मंच पर हैं, और मैं धन्यवाद करूंगा पहले मेरे आदरणीय जो मित्र हैं नवीन कुमार जी, और जो हमारी जो लॉ फर्म है उसके फाउंडर हैं और बहुत सीनियर काउंसिल हैं और दिन प्रतिदिन हम इनसे सीखते हैं। और दूसरा, इस सम्मानित मंच में आदरणीय कृपा शंकर जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि जिनके माध्यम से हमें अपनी बात रखने का मौका मिला और निश्चय ही हम यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर आज भी सीखेंगे, क्योंकि जो ज्ञान है वो कहीं पर सीमित नहीं है, वो हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आदरणीय कृपा शंकर जी ने कहा कि जब ये एक्ट 2012 में आया तो उसके बाद निरंतर इसमें लगातार संशोधन किए जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पास इस केस की जो गंभीरता है और जैसे केस हमारे पास आते हैं अलग अलग न्यायालयों में, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या लोकल कोर्ट हो, उसके आधार पर ये हमारे पास जो है डेवलपमेंट्स होती हैं इस केस के अंदर। और उन्हीं डेवलपमेंट्स के अंदर जो एक बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में दी कि पर्सनल आइडेंटिटी, इस केस का टाइटल मैं पहले रख दूं आदरणीय सम्मानित मंच के सामने। टाइटल है निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019।
इस पूरे निर्णय और केस के अंदर जो वायलेशन सेक्शन 23 था, सेक्शन 23 पॉक्सो एक्ट 2012 हमको बतलाता है कि किसी भी विक्टिम की जो पर्सनल आइडेंटिटी है उसे हमें बहुत सीक्रेटली हैंडल करना है, चाहे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे न्यायालय हो, और चाहे जो भी इससे जुड़े संबंधित जो भी लोग हो, उन्हें बहुत सीक्रेटली हैंडल करना है ताकि बच्चे के ऊपर कोई उसका दुष्प्रभाव ना पड़े। हमारा समाज का जो ताना बाना है उसमें भी कहीं उसके ऊपर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। तो इस केस में एक जो मीडिया हाउस था उसने सेक्शन 23 का वायलेशन किया और उसने उस जो भी उसमें विक्टिम था उसकी जो पर्सनल आइडेंटिटी थी उसको सीक्रेट नहीं रखा। तो आदरणीय जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसने इस केस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने जो वायलेशन हुआ सेक्शन 23 का उसमें बहुत सख्त संज्ञान लिया और कहा कि कोई भी पब्लिशर हो, चाहे वो किसी मीडिया हाउस हो, कोई स्टूडियो हो, कोई फोटोग्राफर हो, वो ज्वाइंटली और सिवरली वो लाइबल है। चाहे उसका एम्प्लॉय वो बोले कि जो मेरे एम्प्लॉय ने किया मैंने नहीं किया, या मेरे बॉस ने मुझे बोला मैंने कर दिया, तो ऑल आर जॉइंटली और सिवरली लाइबल इफ एनी मीडिया हाउस और फोटोग्राफी एजेंसी और व्हाटएवर इट इज, वो अगर उसको उसकी पर्सनल आइडेंटिटी को लीक करते हैं तो वो सब जॉइंटली उसके लिए लाइबल होंगे। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई 2019 में कि हम इस केस के पॉक्सो एक्ट के द्वारा हम उसकी पर्सनल आइडेंटिटी को कैसे सीक्रेटली हैंडल करेंगे, जिसमें गाइडलाइंस के अंदर सारी एजेंसीज को उन्होंने बताया, सारी एजेंसीज को उसमें 9 इसमें गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी और अलग अलग एजेंसियों, स्टेट्स और सबको सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि कैसे हमें इससे करना है। इसमें पहली जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने हमको बताई कि कोई भी ब्रॉडकास्ट मीडिया हाउस इस बात के लिए ऑथोराइज नहीं है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ठीक है, कोई सोशल मीडिया हो, कि वो किसी विक्टिम की पर्सनल आइडेंटिटी को लीक करे। तो ये अथॉरिटी किसी के पास भी नहीं है। दूसरी जो इसमें गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने हमको दी वो ये कहा कि इन केसेस वेयर द डिजीज इज मेंटली इल, जो अनसाउंड माइंड बच्चे होते हैं, बहुत बार वो नहीं बोल पाते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार हो जाता है तो वो अपनी बात रख ही नहीं पाते हैं, तो चाहे वो मेंटली इल हो, चाहे वो विक्टिम अनसाउंड माइंड हो, तो उसकी आइडेंटिटी को भी हम इसमें नहीं बाहर निकाल सकते। चाहे आपके पास उसके माता पिता या उसके गार्जियन की कंसेंट हो, तब भी आप उसकी आइडेंटिटी को बाहर पब्लिक नहीं कर सकते। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और जोड़ी कि चाहे जो भी एफआईआर हम आईपीसी में रजिस्टर करते हैं, इवन आईपीसी और पॉक्सो बोथ एक्ट का सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया और हमें ये बताया कि जो भी एफआईआर महिलाओं से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड एफआईआर होती हैं, इवन चाहे वो 376 की सारी धाराएं हो और पॉक्सो एक्ट की धाराएं हो, दोनों को जोड़ के उन्होंने बताया इवन आईपीसी एज वेल एज पॉक्सो जो भी एफआईआर इनके अंदर रजिस्टर्ड होती हैं उनको भी हम उसे नहीं पब्लिक डोमेन में ला सकते। अगर विक्टिम कोई अपील फाइल करता है अंडर सेक्शन 372 तो उसकी भी आइडेंटिटी हम बाहर नहीं ला सकते, हमें उसको सीक्रेटली ही रखना पड़ेगा। इन एनी केस अगर हम जो भी विक्टिम से रिलेटेड पेपर्स हम कोर्ट में सबमिट करते हैं तो उसमें हमें ये बताया गया कि वो उससे हमें बंद और लिफाफे में हमें बंद करके न्यायालय के सामने समक्ष रखना होगा। हम उसको सील लिफाफे में ही न्यायालय को देंगे। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कोई अथॉरिटी, एजेंसी, ठीक है, मीडिया हाउस, अगर वो इसकी एजेंसी और जो मीडिया हाउस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, अगर वो इस केस को डील कर रही हैं तो भी उन्हें विक्टिम की आइडेंटिटी को छुपाना होगा। वो किसी पब्लिक डोमेन में किसी से इसके बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसको हिदायत दी गई। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जितने भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, इस निर्णय के 2019 में आने के बाद वो एक कमेटी गठित करेंगे अपने यहाँ, जिसको कहते हैं वन स्टॉप सेंटर, यानी कि
एक सेंटर पर मेरी सारी समस्याओं का हल होगा, जहां पर मैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमें ये बनानी होगी। अगर किन्हीं भी परिस्थितियों में मुझे बच्चे का नाम या विक्टिम का नाम मुझे किसी संस्था को या किसी को देना होगा, तो मुझे सेशन कोर्ट की परमिशन चाहिए उसमें, चाहे वो बच्चे के बेनिफिट के लिए ही क्यों ना हो। हमें वो बताना होगा सेशन कोर्ट को। सेशन कोर्ट की परमिशन के बिना हम उसका नाम बाहर पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते। तो ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बताई पर्सनल आइडेंटिटी को लेकर इन निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर ये हिदायत दी गई सारे स्टेट्स अथॉरिटीज, मीडिया हाउस और पब्लिकेशन हाउस, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबको ये बताया गया कि पर्सनल आइडेंटिटी कितनी महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को और सामाजिक ताने बाने के हिसाब से हमें उसको किस तरह सीक्रेटली और बहुत सॉफ्टली उसे हैंडल करना है। इसके अकॉर्डिंगली इसका मतलब कि विक्टिम के ऊपर कोई नेगेटिव यानी कोई नकारात्मक दुष्प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि उस अभी बहुत आगे बढ़ना है, उसका आगे भविष्य है। अगर वो अभी से एक नकारात्मक सोच और उसके साथ वो चला जाएगा, समाज का जो हमारा ताना बाना है, तो उसका जीना और उसका जो भविष्य है वो अंधकार में होगा। तो मैं इस बात को समक्ष रखते हुए आप सम्मानित मंच के सामने ये अपनी बात को खत्म करता हूँ। और मेरी जो दूसरी मेरी एसोसिएट हैं, मेरी पूनम शेलार, मैं उनको बोलूंगा कि वो अपनी बात रखिए। और मैं बहुत धन्यवाद इस मंच का देना चाहता हूँ कि मुझे ये अपनी बात रखने और आप इस सम्मानित और इतना एक्सपीरियंस मंच के सामने मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। और मैं फिर से धन्यवाद आदरणीय कृपाशंकर जी और मेरे जो सीनियर काउंसिल मिस्टर नवीन कुमार शेलार हैं, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आदरणीय इस मंच का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और किसी भी त्रुटि और उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं कि अगर मेरी बात रखने में कुछ मुझसे त्रुटि हुई तो उसके लिए भी मैं क्षमा याचना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच का। मैं मेरी ये कोशिश भी रहेगी कि मैं आगे हमेशा इस मंच के साथ जुड़ूं। थैंक यू वसीम, आपने बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण निर्णय को इस सम्मानित मंच के सामने रखा। तो जैसा कि वसीम ने आपको बताया कि इस जजमेंट में दो महत्वपूर्ण बातों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो अगर आप सेक्शन 23 देखें, प्रोसीजर फॉर मीडिया की बात कही गई है। इसके अंदर ऑलरेडी जो है ज्वाइंटली और सिवियरली लायबिलिटी की बात है। और पर जो बात छूट गई थी इस सेक्शन से, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कह दी। और वो ये बात थी, अगर मैं गलत हूं तो सिर्फा शंकर जी मुझे करेक्ट करेंगे, क्योंकि हम अक्सर इस बात को देखते रहते हैं कि जो मीडिया हाउस है, हमारे जो हाल के एक्सपीरियंस रहे, वो इस बात को कहकर बच जाता था कि नहीं, ये हमारी गलती नहीं है, ये कंसेंट तो उनके पेरेंट्स ने दी, पेरेंट ने कह दिया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के माध्यम से जो लास्ट लूप होल था, कंसेंट, स्वीकृति, उस पर भी पूर्ण विराम लगा दिया। तो अगर कोई मीडिया हाउस इस बात को कहे कि नहीं कंसेंट तो दे दी, तो वो भी नहीं होगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आप देखें कि इस जो सेक्शन की है, सेक्शन 23 सब क्लॉज 4, वो ये कहती है कि एनी पर्सन who contravene the provision of subsection 1 shall be liable to be punished with imprisonment of either discretion for a term period which shall not be less than 6 months, which may extend it to 1 year or with fine or both। इस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पेसिफिक ऑफेंस करने वाले ऑफेंडर थे, उनके भी क्राइटेरिया को एक्सटेंडेड करके ज्वाइंटली और सीवियरली लाइबल की जो थ्योरी इस्टेब्लिश करी, उसके साथ सबको कवर कर। तो मेरे साथ पूनम जी है, वो एक और महत्वपूर्ण निर्णय पे, जो शॉर्ट निर्णय है, उस पर अपनी बात रखेंगे। मुझे लगता है कि एक चर्चा का विषय रहेगा। तो पूनम, आप भी अपनी बात रखें। सबसे पहले मैं आदरणीय एडवोकेट नवीन कुमार जी तथा कृपा शंकर जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करने के लिए। कभी कभी हमें कुछ नए निर्णयों पर बड़ा दुखद अनुभव होता है, जैसे कि हमने हाल ही में स्किन टू स्किन केस में देखा। इस तरह हम एक दुखद अनुभव मुझे 2014 के
लिबनस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में हुआ, जब अपराधी ने बच्चों का हाथ पकड़ा और अपने प्राइवेट पार्ट को जेब खोलकर उसके सामने निकाला। परंतु इस अपराध को पॉस्को की धारा सेक्शन 7 में परिभाषित ना करके नागपुर बेंच ने इस अपराध को धारा 7 पॉक्सो में अपराधित नहीं माना, बल्कि इस अपराध को सेक्सुअल हरासमेंट मानकर उसे पॉस्को एक्ट से बाहर कर दिया। मुझे लगता है कि हमें कम से कम बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को संभालना होगा। धन्यवाद। पूनम जी, बहुत चर्चित निर्णय था ये, और दुर्भाग्य की बात है, मैं दुर्भाग्य इसलिए कह रहा हूं कि ये निर्णय देने वाली एक महिला ही जज थी, तो इसमें सेंसिटिविटी, हालांकि हम जजेस के मामले में कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, फिर भी कुछ 2-3 बातें मैं आपके समक्ष रखूंगा, फिर सत्र को ओपन करेंगे। जिस मीटिंग का हवाला अभी नवीन सर दे रहे थे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो मीटिंग हुई है, उसी मीटिंग के दौरान एक चर्चा यह भी निकल के आई है, जो हम सभी के लिए जो इस फील्ड में काम करते हैं बेहद चिंता का विषय है। रोमांटिक रिलेशनशिप को डिफाइन किया गया है, कंसेंचुअल रिलेशनशिप को डिफाइन करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि सीधे सीधे पॉक्सो एक्ट की मंशा के विपरीत है। इसके दूरगामी परिणाम क्या होने वाले हैं, किस प्रकार ये पूरा का पूरा एक्ट एक छोटी सी चीज से प्रभावित होने वाला है, इस पर हम अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। कुछ न्याय निर्णय निकाल के रखेंगे हम, किस तरीके से इस एक जो डिबेट चालू हो गई है, उस डिबेट में हम किस प्रकार शामिल हो सकते हैं और इस डिबेट को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे मोड़ा जा सकता है। यदि इसको अलाउ किया गया, उदाहरण के लिए एक 17 साल की बच्ची के साथ 25 साल का कोई व्यक्ति या 40 साल का कोई व्यक्ति रिलेशन रखता है और धन का लालच दे के, पैसे का लालच दे करके उसको कंसेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो इसके क्या प्रोविजंस होंगे? नवीन सर, ओवर टू यू। तो जी बहुत अच्छा जो आपने पॉइंट जोड़ा, शायद मुझसे ये रह गया, क्योंकि ये उसका पॉइंट शायद मुझे लगता था नहीं था। चर्चा के साथ जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करी, उसके साथ एक महत्वपूर्ण जो है, हम जो इस मंच से जुड़े हैं या हमारे जैसे और लोग जो इस एक्ट को डील करते हैं या इसके स्टेक होल्डर है, उन्हें एक बात समझने की ये भी जरूरत है कि अब देश में वो समय आ गया जब हम इस बात पे कंसेंसस अपना बनाना शुरू कर दे कि एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ हो, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ अगर नहीं होगा तो इस तरह के निर्णय और या इस तरह की बातें उठेंगी। मैंने यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ की बात इसलिए करी कि हाल ही में केरला हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट आया था और शायद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी इस बारे में टिप्पणी करी थी कि जो पर्सनल लॉ है, वो पर्सनल लॉ अपनी पेरीफेरी ऑफ लॉ को डिफाइन करते समय, पर्सनल लॉ की बात कर रहा हूं, मैंने 2 शब्दों को यूज करा, पर्सनल लॉ और रिलीजियस एस्पेक्ट, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पर जब हम कानून की बात करते हैं, जो कि हम कानून से जुड़े हुए लोग हैं, पर्सनल लॉ और रिलीजियस एस्पेक्ट को अगर हम 2 धरातल पर ना मानकर एक ही धरातल पर माने और पर्सनल लॉ को भी यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ की तरफ ले जाए, तो जैसे कि केरल हाई कोर्ट का एक रिसेंट निर्णय में कहा गया कि एक 14 साल की लड़की अगर वो शादी कर लेती है तो उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होने के कारण उसके ऊपर जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है वो नहीं हो सकते। तो ये एक गंभीर चिंता का विषय है। इसी तरह जैसे आपने अभी रोमांटिक रिलेशंस की बात करी या हाल ही में अभी हमने लिव इन रिलेशंस की बात करी, और अभी एक मैं निर्णय पढ़ रहा था यूएस कोर्ट का, उन्होंने ये कहा कि जो कंसेंट ऑफ सेक्स है वो रिड्यूस होना चाहिए, क्योंकि हमारा डायनेमिज्म ऑफ सोसाइटी है वो बदल रहा है और कहीं ना कहीं भारत में भी इस तरह का परिवेश नजर आता है। तो मुझे लगता है कि जब रोमांटिक सिचुएशन की बात करें, कंसेंट ऑफ सेक्स की बात करें और उस सारे परिवेश में अगर हम पॉक्सो एक्ट की बात करें, तो हमारा जो ध्यान है वो पॉक्सो एक्ट का जो आधारभूत स्तंभ है उसका प्रियम्बल की पैरामाउंट वेलफेयर ऑफ लॉ या पैरामाउंट वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, उसको संरक्षित करने के लिए हमें लगता है कि हमें इस तरह की मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है। जी नवीन सर, इसी में मैं ऐड करना चाहूंगा
अभी हम कोई नियम कानून बनाते हैं तो एक सामाजिक परिदृश्य, सामाजिक ताने बाने को ध्यान में रखकर और सामाजिक परिदृश्य में उसका क्या इफेक्ट होना है उसको ध्यान में रख करके सारी चीजें की जाती है। अभी मैं एक निम्हांस की रिपोर्ट पढ़ रहा था, इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में वो रिपोर्ट की गई है। उनका मानना है कि उम्र जो है हमारी 21 साल 18 साल को बढ़ाकर 23 कर देनी चाहिए, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट किसी काम को रोकने का, करने का नहीं, काम को करने के लिए तो हम 18 साल से अपनी 19 साल की उम्र में काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन उस काम को कितना करना है और किस पॉइंट पर जाकर के रोकना है, उसके लिए जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो 23 साल की उम्र से डेवलप चालू होते हैं या 23 साल के आसपास से उस पर काम चालू होता है। तो अगर हम इंटरनेशनल ये रिपोर्ट्स देखें या इंडियन कॉन्टेक्स्ट की भी हम बात करें, सामाजिक परिदृश्य की बात करें, 16 साल 15 साल अगर हम कर देंगे उम्र कंसेंचुअल रिलेशनशिप की या रोमांटिक रिलेशनशिप की, तो एक पूरा का पूरा जो सामाजिक स्ट्रक्चर है हमारा वो ध्वस्त हो सकता है। इस बात को मैं ओपन करता हूं, इस पे हम चर्चा अगले सप्ताह करेंगे। किसी के भी प्रश्न है तो ले सकता है इसके बारे में। जी, उज्जवल दास जी ने हैंड रेज किया, अपनी बात रखें। उज्जवल दास जी, आप कहाँ से हैं सर? पहली बार शायद जुड़े हैं। उज्जवल हमारे जूनियर है। जी ठीक, आप अपना प्रश्न रखें। हैंड रेज किया आपने सर। विद्या जी ने हैंड रेज किया है। जी विद्या जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, अपनी प्रश्न रखें अपना। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं एडवोकेट विद्या बोरनारे और मैं जलगांव CWC की मेंबर हूँ। जी, और जी। उस नाते मेरा ये सवाल है, यानी मेरा सवाल जो है, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी एडवोकेट हस्तियों ने जो उनका जो केस लॉ वगैरह है वो उन्होंने हमारे सामने रखे, पर मेरा सवाल जो वो ये है कि CWC का ये सब इसमें रोल क्या है, और उसको लेकर अगर कुछ जजमेंट है तो वो कृपया आप बताएं। जी, शायद आप थोड़ा विलंब से जुड़ी हैं। मेरा जो ओपनिंग इस बारे में डिबेट थी, जो ओपनिंग जो मैंने रखा था उसमें मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि पॉक्सो एक्ट में CWC को एक सपोर्ट पर्सन, जो नियम 2022 में जो अमेंडमेंट हुए हैं, एक सपोर्ट पर्सन का बहुत बड़ा रोल है जो कि CWC डिफाइन करती है। CWC ही उसको नियुक्त करती है। एक चीज, फॉर्म ए और फॉर्म बी के माध्यम से जो जानकारी पुलिस के द्वारा दी जाती है, अगर आप उसको पढ़ेंगी, अगर आपके समक्ष एक्ट हो तो थोड़ा खोल लीजिए, बहुत ब्यूटीफुली इसको डिजाइन किया गया है जिसने भी डिजाइन किया है। कि बाकी लोग अपना माइक बंद कर, नवीन सर माइक बंद कर ले प्लीज। मैं थोड़ा फॉर्म ए और बी के बारे में, हालांकि मैं अगले सप्ताह चाह रहा था, बस पढ़ देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। कि सूचना और सेवाएं प्राप्त करने के लिए यौन शोषण पीड़ित बालक का अधिकार, 15 चीजें हैं। और ये भरना किसको? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को नहीं भरना है, ये थाना प्रभारी जो होंगे, मध्य प्रदेश में TI बोलते हैं, शायद दिल्ली में SHO बोलते होंगे, किसी और जगह तो स्टेशन इंचार्ज है, उसको भरना है। सीधे सीधे इस एक्ट ने पुलिस के उस आला अधिकारियों को भी रिस्पॉन्सिबल बनाया है, और ये लिखा है कि आपकी जिम्मेदारी है कि इस बारीकी से देखें कि FIR करते समय कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है, और उसकी एक कॉपी 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है इस एक्ट में। तो इसमें CWC की बड़ी भूमिका है, डिफाइनिंग अ सपोर्ट पर्सन, विक्टिम कंपनसेशन। लीगैलिटी में अगर हम बात करें तो DLSA के माध्यम से जो भी हम लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं उसमें CWC की भूमिका है। जी विद्या जी, मुझे लगता है आपके प्रश्न का जवाब मिल गया। सर, ये तो मैंने सुना था। मेरा प्रश्न ये है कि ऐसे अगर कुछ जजमेंट्स हैं, अभी इससे जजमेंट के बारे में तो नवीन जी बताएंगे, अगर कोई जजमेंट है तो। नवीन सर। सबसे पहले तो विद्या जी नमस्कार। और आपने जलगांव का नाम लिया तो मैं बड़ा प्रभावित हूँ जलगांव से, क्योंकि मैं हाल ही में भी जलगांव में एक केस में गया था, और जो मेरी अभी पूनम शेलार जो जुड़ी मेरी सिस्टर की, वो भी जलगांव उनका मायका है, तो मुझे जलगांव से बड़ा लगाव। दूसरी जो आपने बोला कि जो निर्णय, अगर आपने मेरा शुरू वाले ये 3 जजमेंट देखे हो जिसमें मैंने स्पेसिफिकली इस बात को, सेंसिटिविटी की बात को कहा था, 164
की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट। और अगर आप सेक्शन 19 का सब क्लॉज 6 देखें तो उसके अंदर भी जो है वो रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट की तरफ इशारा करा गया है। अगर आप कहें तो मैं आपको पढ़। सर कोई ऐसे संबंधित न्याय निर्णय, मुझे नहीं लगता है कि अभी इस पर इतना न्याय निर्णय आए होंगे, क्योंकि कहीं इस पे डिबेट हुई नहीं है। अगर हो तो मुझे नहीं मालूम जी। मैं उसी संबंध में ये जोड़ना चाहता हूँ कि जो 164 के बयान की अभी हमने सिर्फ बात करी थी आज स्पेसिफिकली, तो जो सेक्शन 19 का सब क्लॉज सी है वो भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को पावर्स देता है, मैंडेटरी पावर। और मैंडेटरी पावर कहां से ड्राइव हो रही है? लेजिस्लेटिव इंटेंट से। अगर आप देखो उसमें लिखा हुआ है कि The special juvenile police unit or local police shall, without unnecessary delay, but with a period of 24 hours, report the matter to the Child Welfare Committee and special court, or where no special court has been designated, to the court of the session। मतलब कि जो 164 के स्टेटमेंट की बात है, अगर ये सारे ना भी हो, मुझे ध्यान आ रहा है कि इसके ऊपर एक जजमेंट मैंने पढ़ी थी, बट अभी रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा इमीडिएटली, क्योंकि आपको प्रश्न नहीं आया, तो मैं आपको जरूर वो निर्णय ढूंढ के निकाल के दूंगा कि अगर ऐसा नहीं हो पाता, उसमें शायद इसी तरह की सिचुएशन थी कि अगर ये सारी यूनिट नहीं काम कर पाती, पर जो लेजिस्लेटिव मैंडेट है 164 का, इमीडिएटली रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट 24 आवर्स के अंदर, तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उसको रिकॉर्ड करके बाद में अगर फॉरवर्ड कर दे तो क्या उसको 164 के बयान में कंसीडर करा जाएगा? तो उसमें शायद लिखा था कि हाँ कर सकते। सर बिल्कुल, एक प्रश्न मेरा भी इससे, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, शहर का नाम नहीं लूंगा पर हमारे संबंधित घटना है, इसलिए क्या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी 164 के बयान को दोबारा कराने के लिए संबंधित न्यायालय को लिख सकती है? नहीं लिख सकती है तो क्यों नहीं लिख सकती है, और लिख सकती है तो क्यों लिख सकती है? जी देखिए, इस सवाल पे जो आपने कहा ये क्वेश्चन ऑफ डिबेट है। लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो कानून जो है वो जिस धरातल पे या जिस फिलॉसफी पे काम करता है, कानून हमेशा पॉजिटिविटी को ध्यान में रखता है। तो जो पॉजिटिविटी है, अगर 164 आपने दे दिया तो 164 ये कहता है कि आप कोलैबोरेटिव या आप उसको कवर अप करने के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। 164 का सिर्फ मतलब यह है कि जब घटना हुई, उस घटना की जो ताजी जानकारी थी, जो सबसे पहली जानकारी उस फैक्ट की थी, वो कम से कम रिकॉर्ड पे आ जाए, और वो रिकॉर्ड पे जुडिशियल एस्पेक्ट के थ्रू आए, पुलिस के थ्रू ना आए, क्योंकि पुलिस कोलैबोरेट कर लेती है, क्योंकि न्यायिक जो एस्पेक्ट है एक बात। लेकिन अगर आपने 164 में कुछ कहा और वो रह गया और वो फैक्ट से संबंधित है, तो मुझे मेरे अनुभव से नहीं लगता कि वो नहीं हो सकता। अगर आप एप्लीकेशन लगाए तो हो सकता है, क्योंकि कानून की जो पॉजिटिविटी एस्पेक्ट है वो उसे अलाउ करते हैं। सर इससे संबंधित मुझे लगता है वो उस पर और प्रकाश डाल दें। जी, इससे संबंधित निर्णय आप निकाल के रखिएगा, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण केस है और बड़ा केस है, इससे मुझे चर्चा करनी है आपसे। जी CWC सिवान से जुड़े हुए हैं बिहार से, सर अपना प्रश्न रखें। सभी को प्रणाम। भाई साहब कैसे हैं? ठीक हूँ सर। खूब ठंड पड़ रही होगी यहाँ पर। हाँ हाँ जी बात रखें अपनी। जो फॉर्म बी है और जो फॉर्म ए है जी, कभी भी स्थानीय पुलिस सूचित नहीं करती है बाल कल्याण समिति को, और बाल कल्याण समिति अपने स्तर से इस संबंध में इंटरवेंशन करती है, पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखती है, जेपीयू को, वो लोग भी कुछ जवाब नहीं देते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि हम जो हमारा रिपोर्टिंग सिस्टम है ऑनलाइन, उस पे हम इसको डाल नहीं पाते हैं। तो अब इसके दो जवाब हो सकते हैं सर, एक तो सीधा सीधा और एक टेढ़ा। सीधा जवाब तो ये हो सकता है कि आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीजीपी ऑफ द स्टेट विद अ कॉपी टू द ऑनरेबल JJC चेयरपर्सन ऑफ द हाई कोर्ट, सीधे एक लेटर लिखें आप कि ये तीनों चीजें नहीं हो रही हैं। टेढ़ा जवाब ये हो सकता है कि जब वो अगली बार सपोर्ट पर्सन के लिए आपके पास आते हैं, क्योंकि जैसी वो मामला संबंधित न्यायालय में जाएगा तो संबंधित न्यायालय ये पूछता है उनसे, उन IEO साहब से, कि आपने इसमें सपोर्ट पर्सन नियुक्त किया है कि नहीं किया है। तो वो पूछेंगे ये किस चिड़िया का नाम है, तो बताएगा जाओ CWC से पूछ के आओ। तो जब आपके समक्ष आए
तो आप अपनी शक्तियों का उपयोग करिए कि भाई आप पहले लाए नहीं हो तो अब मैं दूंगा नहीं आपको। ये दोनों ही चीजें हो सकती हैं कि आप एक लेटर लिखें सभी को कि आपके राज्य में पुलिस ऐसा कर रही है, आपके जिले में ऐसा कर रही है। और दूसरा, जब बिना सूचना के आपसे सपोर्ट पर्सन मांगा जाए तो फिर आप उनको बताइए CWC क्या होती है। सपोर्ट पर्सन का तो सर अभी आज तक कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आया है स्पेशल कोर्ट से भी। तो मुझे लगता है एक बार आप जा करके माननीय न्यायालय में जो भी जज साहब हैं उनसे संपर्क करें और ऐसा बताएं कि सर पॉक्सो के मामले में डीजे सर से आप मिल लेंगे तो भी काम हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं वो साहब भी कर सकते हैं कि पॉक्सो के मामले में सपोर्ट पर्सन एक हिस्सा है, वो इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि हमें देना है या CWC अपनी पावर दिखाना चाहती है। सपोर्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट इतना ब्यूटीफुली डिजाइन इसलिए किया गया है कि बच्चे को कोई भी तकलीफ ना हो, ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी है सपोर्ट पर्सन की। जी। सिया ने हैंड रेज किया है, सिया सेलार दिल्ली से, अपनी बात रखें। Good evening, sir. Good evening, My name is Sia Shalar and I am the daughter of Advocate Naveen Kumar Shalar. Sir, I want to ask one question. Can I ask? Yes, please. सर, जो पॉक्सो है वो कितने साल के बच्चों के ऊपर लागू होता है? मेरा आपसे यही क्वेश्चन है। बेटा, पॉक्सो बच्चों पे लागू नहीं होता है, बच्चों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, जो भी करते हैं, उस पे लागू होता है। और 18 साल तक की जो उम्र है उससे कम उम्र का कोई भी व्यक्ति बालक कहलाता है। तो उससे कम उम्र के व्यक्ति के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार होता है तो पॉक्सो में ऑटोमेटिकली आता है। थैंक यू सो मच सर। और ये और किसी के प्रश्न है? हैंड रेज नहीं कर रहे। विद्या जी से हो गई बात। सॉलिड एंजल, ये आपका ही दूसरा नंबर है क्या? नो सर, शी इज माय सिस्टर सृष्टि शलार। ओके ओके, ठीक है। सर, मेरा सवाल ये है कि अच्छा, जी दाग रहे हैं वहां से। हाँ, बताओ बेटा, अपना प्रश्न रखो। सर, मेरा प्रश्न ये है कि सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट और पॉस्को एक्ट में डिफरेंस क्या है? नवीन सर, बेटा पॉक्सो जी, नवीन सर। सर, आप इसका जवाब दें, क्योंकि ये सवाल आपसे पूछा। सेम ही है बेटा। सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए, सेक्सुअल हरासमेंट करने वालों को दंड देने के लिए जो कानून बनाया गया है, जब 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ होता है तो पॉक्सो कहते हैं। इतनी सी बात है। जी मधु दीदी, मधु दीदी कुछ कह रही है। मुझे लग रहा है कि हमें ना लाइन ड्रॉ करने की आवश्यकता है पॉक्सो एक्ट के ऑब्जेक्टिव और सेक्सुअल हरासमेंट के। क्योंकि जैसे मैंने अभी एक हाईकोर्ट का निर्णय दिया तो मैंने ये कहा कि सेक्सुअल ऑफेंस और सेक्सुअल हरासमेंट इज बोथ आर टू डिफरेंट थिंग, इट्स नॉट द सेम थिंग। कैसे? सेक्सुअल ऑफेंस मीन्स एनी ऑफेंस which is related to the private part or where the modesty of some child is at stake. But harassment means something which is not related to sexual offense. तो अगर आप देखें, जो एक्ट कह रहा है, it is related to sexual offense only, not the sexual harassment. I think she has made wonderful question and I don't know why she has asked. And दूसरा जो चीज है कि वो जो लाइन है, जो डिमार्केशन लाइन है, अगर हम उसको ड्रॉ कर दें तो जो भी लोग सेक्सुअल ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल करते हैं, जैसे हमने स्किन टू स्किन की बात करी या अभी नागपुर बेंच की बात करी या दूसरी करी, तो वो उस कैटेगरी में फॉल ना हो जाए। ये एक बड़ा जो है ध्यान रखने वाली बात जी। और किसी के प्रश्न है? अभी हमारे पास 2-4 मिनट का समय है, ले सकते। जी मधु दीदी, आपने हैंड रेज किया था कोरबा छत्तीसगढ़ से। और जी अरुणा जी, मधु दीदी के बाद का प्रश्न लेते हैं। जी दीदी। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं मधु पांडे बोल रही हूँ सर, एडवोकेट जी। मेरा ये कहना है कि मैं CWC में रही 3 साल सर अध्यक्ष। वहां हम लोगों ने देखा कि जो भी केस न्यायालय में जाते हैं, आधे से ज्यादा वो पॉक्सो के बाइज्जत बरी हो जाते हैं।
इसका रीजन क्या है, आप बताएं। अब ये तो दीदी इस पे टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, ये सर बताएंगे। जी। कन्विक्शन रेट इस काफी बढ़ा है अभी हाल फिलहाल में देखा जाए। जी जी नवीन सर। मधु जी नमस्कार। नमस्कार। मधु जी, अगर आप हमारे इस वेबिनार से लगातार जुड़ती रही हैं तो हमने शायद मैंने इस पे एक बार पहले चर्चा करी थी, और वो चर्चा इस बात को लेकर थी, और यही क्वेश्चन था कि जो कन्विक्शन रेट है वो कम, और हमने जो स्किन टू स्किन जो निर्णय था उस पर भी बात करी थी। देखिए, जो न्यायालय है वो दो थ्योरी पे आधारित है, एक है पनिशमेंट और दूसरा है जो हम ट्रायल करते हैं उसमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आप वकील हैं तो आप शायद जानते हैं, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की जब हम बात करते हैं तो हम पैरामाउंट ऑफ वेलफेयर ऑफ विक्टिम की बात नहीं करते, हम बात करते हैं एक्यूज की, क्योंकि हमारे जो इंटरेस्ट हैं, जो आधारभूत शिला है लेजिस्लेटिव इंटेंट की, वो ये है कि 100 अपराधी छूट जाए, एक निर्दोष को सजा ना मिले, एक बात। दूसरी जो एस्पेक्ट है वो एस्पेक्ट ये है कि जब पॉस्को की बात करें या जो हम पिनिटिव थ्योरी की बात करें, उसके अंदर क्या, चूंकि पॉक्सो एक स्पेसिफिक एक्ट है और स्पेसिफिक एक्ट के अंदर सजा देने के लिए आपको स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया है उसे फॉलो करना पड़ेगा, और अगर उस स्पेसिफिक क्राइटेरिया को आप फॉलो नहीं कर पाते तो आपको बियॉन्ड दी रीजनेबल डाउट जो दूसरी थ्योरी है उसका सहारा लेना पड़ेगा। और तीसरी बड़ी बात यह है कि जब भी मुझे लगता है, ये मैं विदाउट द प्रिजुडिस कह रहा हूं, कि जब भी न्यायिक निर्णय की बात आती है तो जो न्यायाधीश सोचते हैं वो इस तरह से सोचते हैं कि जो एग्रीगेटिव एस्पेक्ट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ पनिशमेंट है उसकी तरफ ना जाते हुए रिफॉर्मेटिव थ्योरी की अगर हम तरफ चल जाए तो हम जो है समाज को बचा सकते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट मोटिव जो है कानून का या स्टेट का वो पिनलाइज करना नहीं, रिफॉर्म करना है। तो इसी वजह से जो हम हैं वो रेट को घटा देते हैं, जैसे स्किन टू स्किन, अभी हमने नागपुर की बात करी, अभी हमने गुजरात हाईकोर्ट की बात करी या दूसरों की बात करी, तो मुझे ये लगता है कि बच्चों के साथ जो अपराध हो रहे हैं थ्योरी के साथ डील करना चाहिए और प्यूनिटिव थ्योरी की तरफ डील करना चाहिए, ना कि रिफॉर्मेटिव थ्योरी की तरफ, तो हमारा रेट ऑफ कन्विक्शन है वो बढ़। थैंक यू सर। हम एक आखिरी प्रश्न खुरानिया साहब का, सीनियर एडवोकेट हरियाणा से हैं और मास्टर ट्रेनर भी हैं, काफी सारे जुडिशियल एकेडमी में पढ़ाने भी जाते हैं एक सेक्टर को ऊपर। खुरानिया सर, ओवर टू यू। मैं अपनी बात जोड़ना चाहूंगा जी। मैं मधु दीदी की बात से सहमत नहीं हूँ कि कन्विक्शन रेट घटा है। मैं बता दूं कि अगर आप एनसीआरबी का डाटा और जुडिशियल डाटा देखेंगे तो इसमें कन्विक्शन रेट बढ़ा है। देखिए, इसमें 4 कॉर्नर प्रोटेक्शन दिया है बच्चे को, विक्टिम को। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, लीगल एड से उसकी इच्छा का वकील उसको दिया गया है, सीडब्ल्यूसी से उसको सोशल वर्कर की, हेल्पर की सपोर्ट दी गई है, तो और कोर्ट भी उसमें बड़ी सेंसिटिव है। नवीन सर ने आपको सेक्शन 29 के बारे में बताया, जहां प्रिजम्पशन इसमें ली जाती है और कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलती है कि इसने ये अपराध किया है, और ऑनस उसके शोल्डर पे आ जाता है अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने का। तो इसमें कन्विक्शन रेट 99% है, बड़ा है, और ये बहुत ही अच्छी प्रोटेक्टिव कैप है बच्चों को विक्टिमाइजेशन से बचाने के लिए। यही मैं कहना चाहता था। थैंक यू। मैं खुराना साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूँ और एक बात जोड़ना चाहता हूँ, जैसे मधु जी ने कहा, मुझे लगता है कि कन्विक्शन रेट तो बड़ा है पर रिपोर्टिंग ऑफ द ऑफेंस कम हुआ, इसीलिए शायद ये लगता है कि हमने रिपोर्ट नहीं कर पाए, हमारे ध्यान में आया लेकिन हम रिपोर्ट नहीं कर पाए, तो उसका जो रेट है वो घटा है। सर रिपोर्टिंग तो बढ़ी है, रिपोर्टिंग सेक्शन 19 ऐड होने के बाद रिपोर्टिंग बढ़ी है, कन्विक्शन रेट भी बढ़ा है, पर जो मैंने अपने ओपनिंग डायलॉग में जो बात करी कि ये इतना क्रांतिकारी एक्ट है कि हर 2 साल में आप देखें 12 से लेके 22 10 सालों में 5 या 6 अमेंडमेंट आ गए। जेजे और पॉक्सो के अलावा आपको ऐसा कोई एक्ट नहीं मिलेगा कि जो हर साल 2 साल में अमेंडमेंट्स आते जा रहे हैं जी। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जो डिस्कशन चालू हो गया रोमांटिक रिलेशन वाली, जो मैंने आपसे बात करी, तो अगर कुछ होगा तो हो सकता है फिर इसमें कोई चेंजेस आ जाए, तो इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ी है। अब हम असम से अरुणा जी का एक प्रश्न ले लेते हैं।
अरुणा जी। उसके बाद आदरणीय खिमरिया जी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे वक्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करें। खिमरिया जी, अरुणा दीदी असम से। सर नमस्ते सर। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर नहीं है। I want to know about abandonment of an offense. Abandonment of an offense. I want to know. Sorry? Sir, I want to know about the abandonment of an offense. आप इसको मेरे व्हाट्सएप पे भेज देंगे लिख के, या टाइप कर देंगे मैसेंजर में, चैट बॉक्स में? सर आप अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस की बात कर रहे हैं? अबेटमेंट, ओके। सिक्सटीन में है इसके बारे में, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, और इसी में सेक्शन 18 में संभवतः है इन एंटिसिपेशन विथ अटेम्प्टिंग द क्राइम, इन दोनों के बारे में लिखा है। अगर आप अबेटमेंट और इसके बारे में बात करते हैं, शुरुआत में ही हमने ये बात करी थी कि इस एक्ट में ये प्रोविजंस है कि अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि वो स्कूल जाते समय एक दुकान पे बैठे अंकल उसको गलत नजर से देखते हैं, छेड़ते हैं, तो उनके विरुद्ध इन एंटिसिपेशन ऑफ कमिटमेंट ऑफ क्राइम FIR की जा सकती है। बाकी ज्यादा डिटेल आपको नवीन सर बताएंगे। संभवतः एकमात्र एक्ट है जिसमें हम इस पे कार्रवाई कर सकते हैं। जी ठीक कह रहे हैं आपने। सेक्शन 16 के अंदर ही अबेटमेंट की बात करी गई है, पर सेक्शन 16 के अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास जो IPC है उसके अंदर भी अबेटमेंट की बात करी गई, और अबेटमेंट को अपने आप में एक ऑफेंस के रूप में परिभाषित किया है। तो हमारे को अगर इन्फ्लुएंस ड्रॉ करने की बात है तो हमें लगता है कि इन्फ्लुएंस हमें वहां से भी ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। खिमरिया जी, आदरणीय खिमरिया जी। जी नमस्ते। आज की इस सार गर्भित और प्रामाणिक कार्यशाला में हम सबका मार्गदर्शन आदरणीय नवीन शेलार जी ने किया। मैं उनका चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही देश भर के जो अलग अलग राज्यों से हमारे स्टेक होल्डर्स और प्रतिभागी जुड़े हैं CCF के प्लेटफॉर्म पर, उन सबका भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। क्योंकि ये पॉक्सो का मुझे लगता है आदरणीय चौबे जी, इस पर 1-2 नहीं बल्कि 3-4 आपको सीरीज तक इसको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ अभी एक नई बहस को जन्म दिया है, जिसका जिक्र भी आप